हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ पे लेके हैं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी, जी हाँ अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्नों को। अब कहेंगे सर इसमें कितने प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो इसमें मेरे प्यारे लाडलो ढेर सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। कुल कितने करेंगे, तो कुल करने वाले हैं 15 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, 15 से 20 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये सब प्रश्न मेरे प्यारे लाडलो हर साल बोर्ड में मिल जाएंगे आपको। अब इसमें आपका चाहे इतिहास से हो, चाहे भूगोल से हो, चाहे अर्थशास्त्र से हो, चाहे नागरिक शास्त्र से, मतलब कि सारे सब्जेक्टों से यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे पूरा मैं लेके आया हूँ। और यह काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है प्यारे बच्चों? चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के फटाफट साथ शेयर करिए, और 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 हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी से फटाफट ज्वाइन हो लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और आपको लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी से को वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे थे। यानी कि जब 19वीं शताब्दी की बात है, उसमें हजारों लोग यूरोप छोड़कर कहाँ चले गए, अमेरिका जाने लगे। ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण उन्होंने, यूरोप के लोगों ने 19वीं शताब्दी में यूरोप को छोड़कर अमेरिका चले गए? इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, हर साल आपके बोर्ड में आता है, और इस बार भी बोर्ड में गारंटी देता हूं कि पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो यूरोप में गरीबी का भरमार, भुखमरी, बीमारियां, धार्मिक टकराव व धार्मिक असंतुष्टों को कठोर दंड देने के कारण, अमेरिका में संसाधनों की बहुलता के कारण तथा अमेरिका में खेती योग्य भूमि ज़्यादा थी और जनसंख्या कम थी। बात समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न ये था कि 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका चले गए। इसके पीछे रीजन क्या था? तो यूरोप में इसलिए लोग नहीं रहना चाहते क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गरीबी की भरमार थी, बहुत सारे लोग गरीब थे। जब वहाँ पे गरीब रहेंगे तो क्या गरीब लोग गरीब को रोजगार दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पहले से खुद गरीब है वो क्या रोजगार देगा दूसरों को? नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए प्यारे बच्चों वहां से लोग जाने लगे। दूसरा, भुखमरी की भरमार थी। जब लोग गरीब हैं तो उनके पास ना अनाज था, ना पैसे थे कि खरीद के खा सके, ना उनके पास खेती थी, तो ये रीजन था। और बीमारियां, अनेक बीमारियां हो गई थी। धार्मिक टकराव, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस जो भी धर्म थे आपस में धार्मिक टकराव और धार्मिक असंतुष्ट के कारण वो कह देते थे कि इस धर्म के लोग हो, आप यहाँ पे बस ये मत, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ठीक है ना? और अमेरिका में इसलिए गए क्योंकि अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे संसाधनों की बहुलता थी, यानी कि वहाँ पे जो संसाधन थे आराम से मिल जाते थे। ठीक है, तथा अमेरिका में खेती योग्य भूमि ज़्यादा थी, और वहाँ पे खेती करने वाले जो भूमि थे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे, और वहाँ की जनसंख्या क्या थी, बहुत ही कम थी। इसलिए यूरोप छोड़कर लोग कहाँ चले गए, अमेरिका जाने लगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? जो चादर अपर्दन होता है किसे कहा जाता है? तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। यानी कई बार जो जल होता है वह विस्तृत क्षेत्र मतलब चौड़े क्षेत्र से किधर की ओर बहेगा, ढाल की ओर। जैसे कि ढालू एरिया आप जानते होंगे, जैसे कि आपका जो बाहर का द्वार होता है आपके घर के, वो ढालू बनाया जाता है ताकि आपके द्वार पे पानी रुके ना, और वहां से पानी बहता हुआ नाली में चला जाए। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और उसे चादर अपर्दन कहा जाता है। मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई चीज़, यहाँ पे देखिए ढालू दिखाई दे रहा है, यहाँ ढालू दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जब ढालू पे देखिए पानी छोड़ेंगे तो ये देखिए ढालू ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो ये ढालू एरिया की ओर बहता हुआ चला गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो मिट्टी थी ये भी साथ में बहते हुए नीचे की ओर चली गई घुलकर जल के साथ। इसी को क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहा जाता है। तो चादर अपर्दन क्या होता है, तो सीधा बता देना, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए
के साथ नीचे की ओर बहता हुआ चला जाता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे ही चादर अपरदन कहती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाडलू, प्रश्न क्या है, वनों की कटाई की दो परोक्ष प्रभाव बताइए, यानी कि अगर वनों की कटाई कर दी जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे मानव जीवन पर या फिर जो पर्यावरण है इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला सूखा आएगा, जी हाँ, पहला क्या आएगा, सूखा आएगा। सूखा पड़ जाएगा आपके शहर में, आपके गांव में, आपके देश में। अगर आप वन नहीं लगाएंगे, कटाई ज़्यादा करेंगे तो मानसून नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके द्वारा ही मानसून बनती है, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। दूसरा, बाढ़ की स्थिति ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि जो वन होते हैं वनों के कारण बाढ़ नहीं ज़्यादा फैलता। क्यों? क्योंकि वन जो होते हैं ये मृदा को बांध के रखते हैं। आप लोग देखते हैं जहाँ पे डैम बनाए जाते हैं, जहाँ बांध बनाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वन लगाए जाते हैं, क्योंकि वन जो होते हैं मृदा को बांध कर रखते हैं। और जब वन ही नहीं रहेगा तो मृदा पर जैसे ही पानी पड़ेगा वो मृदा तुरंत ही घुल के बह जाएगी और बांध क्या होगा, टूट जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है यहाँ पे, वर्ष 1973 ईस्वी में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे है। यानी कि सन 1973 ईस्वी में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और किसके संबंध में शुरू किया गया था, टाइगर के संबंध में शुरू किया गया था। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बाघों के संरक्षण से। यानी कि बाघों के संरक्षण के संबंध से ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसमें बाघों को बचाया गया, बाघों को क्योंकि मार के उसकी खाल बेच लेते थे जंगलों से, तो उसको सुरक्षा किया गया और उनको कहीं ना कहीं चिड़ियाघर में लाके सेफ रखा गया। तो बाघों के संरक्षण में 1973 ईस्वी में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। तो किसके संबंध में है, तो यह बाघों के संरक्षण के संबंध में है। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो भारत है इसमें संयुक्त वन प्रबंधन की कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किस सन में, सन 1988 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व के दो संघात। तो मेरे प्यारे बच्चों, नून एकेडमी, जी हाँ, नून एकेडमी यह इंडिया की सबसे पहले ऐसी आपकी प्यारे बच्चों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पूरा फ्री में पढ़वा रही है। चाहे वर्कशॉप हो, चाहे फुल सिलेबस हो, एनसीईआरटी पैटर्न पे नीट की तैयारी हो, 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई हो, तो आप नून एप्लीकेशन को प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, जो कि पूरा आपको फ्री में कोर्सेज चला रही है। अभी तक फ्री में कोई नहीं दे रहा है, लेकिन नून एकेडमी प्यारे बच्चों फ्री में पूरा कोर्स मिलता है, और वो भी लाइव में। जी हाँ, लाइव आपको इस पर टीचर्स जो होते हैं बेहतरीन टीचर्स, टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों, नून एकेडमी पे मेरा भी लाइव कोर्सेज चल रहा है। जी हाँ, लाइव कोर्सेज चल रहा है, जो कि मैं बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ। और ये बायोलॉजी प्यारे बच्चों आपको नीट जैसे एमबीबीएस और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। और पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, जो कि डेली 4 से 5 PM पर अभी चल रहा है। और क्लास 11th वाले क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आपको फटाफट नून एकेडमी पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। राज्यों के नाम बताइए, यानी विश्व के दो संघात्मक राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है भारत और दूसरा क्या है, अमेरिका। ये दो ऐसे हैं जो कि विश्व के संघात्मक राज्यों में से एक हैं। अगला है प्यारे बच्चों, अविशिष्ट सूची क्या है, यानी कि अविशिष्ट सूची क्या होती है, इसका मतलब क्या है, किसको कहते हैं, परिभाषा क्या है। तो मतलब किसी भी प्रकार से आपके सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं का पूछ सकता है, तो लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, पूरा करके आना है। तो विषयों की वह सूची, क्या बोला है यहाँ पे, विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है। इसमें वे विषय रखे गए हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाए थे, उसे ही अविशिष्ट सूची कहते हैं। तो अविशिष्ट सूची क्या होती है, विषयों की वह सूची जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इनमें वे विषय रखे गए हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाते, उसे अविशिष्ट सूची कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, राजनीतिक समानता का अर्थ बताइए, यानी कि राजनीतिक समानता का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा सभी को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिलता है, इसे राजनीतिक समानता कहते हैं।
तो राजनीतिक समानता बात समझ आई क्या होता है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान रूप से प्रतिनिधियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं तथा सभी को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिलता है और इसे ही राजनीतिक समानता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, राजनीतिक समानता कहा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, फटाफट आप इसका आंसर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको अच्छे से इसको सभी तैयार करना है, सभी क्या करना है, तैयार करना है। खनिज क्या है, खनिज क्या है, तो उत्तर लिखेंगे खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। खनिज किसको कहते हैं, खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को बोलते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते हैं या उन संसाधनों कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं, यानी शैलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को खनिज कहा जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, यानी जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार देखें तो जो खनिज होता है यह प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप क्या होता है, तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, जिसकी एक क्या है, निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर, ठोस एवं नरम, चूना तथा शामिल है। यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है, खनिजों में कठोर, ठोस एवं नरम, चूना तक इसमें सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, शामिल हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य, यानी कि वर्ण व्यवस्था होती है वो क्या होती है, इसको क्या कहा जाता है। तो जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे रहेंगे, उसे ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जाति को समूहों का पदानुक्रम, जैसे जाति का समूह है, जाति मतलब कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, कोई पंडित है, कोई यादव है, कोई मतलब इस प्रकार चौधरी है, इस प्रकार बांटे रहते हैं। तो इनका क्या होगा, पदानुक्रम हो गया, जिसमें एक जाति के लोग, एक जाति के जो लोग हैं हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर हैं। जैसे कि अभी बोला जाता है ना, पंडित लोग सबसे ऊपर आते हैं, फिर उसके नीचे आते हैं जनरल कास्ट सबसे ऊपर, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, इस प्रकार से। लेकिन ओबीसी से पहले ईडब्ल्यूएस, फिर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अब ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो किसी अन्य जाति के लोग क्रमागत रूप से उनके क्या रहते हैं, नीचे रहते, सबसे बड़ा वाला जाति, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इसी को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है। जो कानून का शासन है यह किस शासन व्यवस्था का नाम है, तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का नाम है। कानून का शासन किस शासन का व्यवस्था का नाम है, लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होता है इसे हम लोग कानून का शासन कहते हैं। तो कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का नाम है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से, यानी जो वैश्वीकरण है इसको बढ़ावा देने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उच्च प्रौद्योगिकी है, यातायात के विकसित साधन है, विश्व व्यापार संगठन है और सूचना प्रौद्योगिकी आदि जो है यह वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कारक हैं। तो कौन कौन से हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उच्च प्रौद्योगिकी, यातायात के विकसित साधन, विश्व व्यापार संगठन और सूचना प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले साधन हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या हैं, तो पहला है टाटा मोटर्स और दूसरा है एशियन पेंट्स। यह दो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी बहुत सारे राष्ट्रों में फैली हुई हैं। टाटा मोटर्स और एशियन जो पेंट आता है, आप प्रचार देखे होंगे, तो यह भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सरकार होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केवल एक ही स्तर पर सरकार होती है, बाकी इकाइयों उसके अधीन होकर काम करती है। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे सबसे ऊपर आपके पापा हैं और आपके पापा के नीचे आप लोग काम करें,
तो इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, यानी जो केंद्र सरकार होती है यह कहती है कि प्रांतीय सरकारें या फिर स्थानीय सरकारों को आदेश देती है कि आप काम कराएं। तो सबसे बड़ी केंद्र सरकार, फिर उसके बाद प्रांतीय या फिर स्थानीय सरकारें आती हैं। बात समझ आई प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, रोपण की कृषि की दो विशेषताएं बताइए, यानी रोपण की जो कृषि होती है इसकी दो विशेषताएं क्या क्या होती है। तो रोपण की दो कृषि व्यवस्थाएं क्या क्या होती है। तो रोपण कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से की जाती है, यानी निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से की जाती है। दूसरा, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो यह प्यारे बच्चों आपके सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 20 यहाँ पे हैं और प्यारे बच्चों इनको पढ़ के जाना है। अगर ये पढ़ लिए तो गारंटी देते हैं कि आपका जो 15 अंक है आपसे कोई छीन नहीं सकता और आपका करेक्ट पक्का रहेगा, 100% है, क्योंकि छांट के प्यारे बच्चों प्रश्नों को ले आए हैं। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।